Hi guys, so this is chapter number 4, that is globalization and Indian economy। देखो, ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब है और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर चीज़ में हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट कैसे मिला वो देखेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को फर्दर बूस्टअप किया, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएनसी इन ग्लोबलाइजेशन। सो हम इस चैप्टर में ये सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दैट इज़ इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटररिलेटेडनेस बिटवीन द कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड और ट्रेड के थ्रू जब दो कंट्री एक दूसरे से जुड़ जाती हैं उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। राइट। सो ग्लोबलाइजेशन का पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता था, किस तरह से होता था, किस तरह से नहीं होता था। जैसे पहले लोग अर्लियर टाइम्स में भी लोग ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए थे, एक दूसरे देश से ट्रेड करते थे, जिससे वो सिर्फ कल्चर शेयर करते थे, फूड शेयर करते थे, रॉ मटेरियल शेयर करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी वो शेयर करते थे। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आज के दिन अगर आप किसी भी कंज्यूमर को देखते हो किसी भी वर्ल्ड में, उसके पास वर्ल्ड ऑफ चॉइसेस होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। आपके पास जो लेटेस्ट डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं वो आपके हाथ में है। आज के दिन हर सीज़न में नए ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलता है इंडियन रोडवेज़ पे। वो दिन जा चुके हैं जब एम्बेसडर और फियाट्स इंडियन रोडवे पे डलती थी। आज के दिन आप देखोगे तो BMW हो या फरारी हो, आपको इंडियन रोड पे घूमती हुई मिलेंगी। सो आज के दिन इंडियंस हैं वो टॉप कार्स खरीद रहे हैं फ्रॉम द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज आप घर में यूज़ कर रहे हो, फ़ॉरेन से बने हुए आप इंपोर्टेड सामान यूज़ करते हो घर में, फ्रॉम शर्ट टू टेलीविज़न। फॉर एग्जांपल नाइक के आप जूते पहनते हो तो ये भी बाहर का ही ब्रांड है। ऐसा कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, जूस से लेके हर चीज़ फ़ॉरेन की है आपके पास। और आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। इससे पहले अगर आपसे दो डिकेड पहले, यानी आज से 20 साल पहले देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के दिन जो इंडियन मार्केट्स है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो चेंजेस इनमें लेके आए और इस चेंजेस ने लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया, इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। देखो, तो इससे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो प्रोडक्शन किसी एक कंट्री में ऑर्गेनाइज रहता था, विद इन बाउंड्रीज रहता था। लेकिन जैसे जैसे 20th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के आसपास क्या होता था, जो रॉ मटेरियल होता था वो कंट्रीज़ से प्रोसेस किया जाता था और वो दूसरी कंट्री में भेजा जाता था। बाद में उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के किसी दूसरी जगह वो पहुंचाया जाता था। टेक द एग्जांपल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने क्या किया, ये इंडिया में आई, इंडिया में इसने अपनी मार्केट और प्रोडक्शन यूनिट लगाई और बाद में सपोज करो फॉर एग्जांपल इंडिया से कॉटन लेता था एज ए रॉ मटेरियल, बाद में कॉटन को कहाँ भेजता था, इंग्लैंड में भेजता था, और बाद में उसी कॉटन की बनी हुई शर्ट को कहाँ भेजता था, वापस इंडिया में भेजता था। मतलब इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेता था और जो फिनिश प्रोडक्ट था वो इंडिया को ही बेचता था। मतलब इंडिया वाज द प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज अ मार्केट सी। बट आज के दिन जो ट्रेड है वो काफ़ी दूर चला गया है और इससे काफ़ी कंट्री कनेक्ट हुई हैं। और इसका जो सबसे फेमस रूट है वो है MNCs, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एक MNC क्या होती है, एक ऐसी कंपनी होती है जो MNC जिसमें एक से ज़्यादा नेशंस में वो अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और ओन करती है। MNC क्या होती है, वो अलग अलग रीजन में अपने ऑफिस और फैक्ट्री को सेटअप करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको चीप लेबर और रिसोर्सेज मिलते हैं, राइट। और ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है और जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है।
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा। देखो, एक एमएनसी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है और जिसका डिज़ाइन और रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, यूएसए में। मतलब डिज़ाइनिंग और रिसर्च सेंटर कहाँ होती है, यूएसए की, उस यूएसए में होती है। और उसके जो कंपोनेंट है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, वो होते हैं चाइना में। और जो दूसरे बाद में ये असेंबल्ड जो प्रोडक्ट हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट, वो असेंबल्ड कहाँ किए जाते हैं, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। और बाद में ये पूरे वर्ल्ड में बेच दिए जाते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर जो कॉल करता है वो कॉल सेंटर के थ्रू कॉल करता है, जो इंडिया में बने होते हैं। देख रहे हो आप कि एक कंपनी जो सपोज करो जो कंप्यूटर बना रही है, वो अमेरिका में उसका डिज़ाइन निकलता है, चाइना में उसकी कंपोनेंट फॉर्मेशन होती है, और बाद में ये जो मैक्सिको में शिप होके ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न यूरोप में वो असेंबल होते हैं। फिर कोई भी ऐसा कॉल सेंटर जो इंडिया में उसकी कॉलिंग सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो एक एमएनसी का प्रोडक्शन है वो कितने कंट्रियों में फैला हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस एग्जाम्पल. So in this example, what you seen, MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the good and the service are produced globally. MNC सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही नहीं बेचती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ग्लोबली प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स वे। प्रोडक्शन को क्या करते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में बांटा जाता है। अब वो एग्जांपल में आपने देखा होगा कि किस तरह चाइना एक ऐसी एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है चीप मैन्युफैक्चरिंग की, और मैक्सिको यूरोप भी यूज़फुल है क्योंकि वो यूएस और यूरोप के मार्केट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और इंडिया में जहाँ पे हाईली स्किल्ड इंजीनियर हैं, वो टेक्निकल एस्पेक्ट है जो प्रोडक्शन का उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इंडिया की जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, तो उसके चलते एक अच्छी कस्टमर शेयर सर्विस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर हैं, जो कि कस्टमर, अगर आप सैमसंग जो बाहर की कंपनी है, अगर आप कॉल मिलाते हो, वो अमेरिका की कंपनी है, फिर लेकिन वहाँ पे आपको इंडिया में ही उसका सारा आपको मिल जाता है जो भी कंप्लेंट आपको रिगार्डिंग में होती है। कोई बाहर का फ़ोन है, जो भी फ़ोन है, कुछ भी एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल के कॉल सेंटर भी आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं सोल्व आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विस को आउटसोर्स कर रहे हैं, हम सर्विस को बेच रहे हैं। तो इंडिया भी सर्विस को बेचता है बाई सेटिंग अप कॉल सेंटर। सो एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर, और मल्टीनेशनल जो कंपनी है उनका जो एडवांटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सो ये किस तरह से होता है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, लेट्स सी। तो इन जनरल हम बात करें तो एमएनसी वहाँ अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है जो मार्केट के क्लोज होता है, और जहाँ से उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाए बिल्कुल लो कॉस्ट पे, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा चीप हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चीप हो। और दूसरा वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो, जो उनके इंटरेस्ट को फेवर करे, वहाँ पे एमएनसी सेटअप करी जाती है। सो हैविंग अश्योर्ड दैम सेल्फ ऑफ दिस कंडीशन, जब किसी कंपनी को ये पता लग जाता है कि हाँ उनकी सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, वहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रीज़ और ऑफिस ऑफ प्रोडक्शन सेटअप करते हैं। और बाद में मनी है उस पर वो स्पेंड, जो मनी उनके पास होता है वो लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, लेबर, इक्विपमेंट, इन पे खर्च करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट। और ये जब इन्वेस्टमेंट किसी एमएनसी के द्वारा बनाई जाती है उसको बोलते हैं आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये इसलिए करी जाती है इन्वेस्टमेंट इस होप में ताकि उनको प्रॉफिट मिले अच्छा। सो एक एमएनसी है, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज टू द कंट्री। एमएनसी का जो फेमस रूट क्या होता है, सबसे पहले वो किसी भी देश में जाती है, वो वहाँ कंपनी सेटअप करती है लोकल कंपनी के साथ। और कई बार उस लोकल कंपनी को फ़ायदा भी होता है, दो तरह का फ़ायदा होता है। कैसे? एक तो एमएनसी है उनको पैसे प्रोवाइड करवा देती है ताकि वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकें, लाइक वो कुछ नई मशीनरीज फास्टर प्रोडक्शन के लिए बाय कर सकें। और सेकंड, एमएनसी है वो अपने साथ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आ सकती है। सपोज करो कोई जापानीज़ कंपनी है, वो इंडिया में अपना कोई प्लांट लगाना चाहती है, तो वो इंडियन कोई लोकल कंपनी है उसके साथ टाई अप करेगी। और टाइप क्यों करेगी? तो इस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, लोकल कंपनी को? एक तो ये फ़ायदा होगा कि इसको नई मशीनरीज, नए इक्विपमेंट वगैरह मिलेंगे, मतलब ये अपनी इन्वेस्टमेंट इनकी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है तो उस पर यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ आ सकती है, जिससे फर्दर इस लोकल कंपनी को बूस्टअप मिलेगा। या कई बार एमएनसी क्या करती है, इस लोकल कंपनी को ही खरीद लेती है, राइट, और फिर अपना काम करती है। यहाँ पे देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाया हुआ है। देखो एमएनसी के साथ एक प्रॉब्लम भी दिखाई हुई है। यहाँ पे जो ये वर्कर हैं फैक्ट्री के, ये मांग रहे हैं कि हमारा वेज हाई करो, लेकिन ये आदमी है ये यहाँ पे कह रहा है कि ओ माय गॉड, वी विल शिफ्ट आवर फैक्ट्री टू द अनदर कंट्री। यहाँ पे काम करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो कई बार एमएनसी दूसरे देशों में चली जाती हैं अगर वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या वेज लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो।
सो मोस्ट ऑफ द कंपनी का कॉमन रूट क्या होता है, सबसे कंपनी का कॉमन रूट क्या होता है, वो जो लोकल कंपनी होती है उसको ख़रीद लेती हैं, बाद में अपना प्रोडक्शन वो एक्सपेंड करते हैं। और एमएनसी अपनी ह्यूज वेल्थ है, वो एमएनसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो अपना ईजिली वो ऐसा कर सकती है। फॉर एग्जांपल कारगिल फूड्स नाम की एक कंपनी थी, ए वेरी लार्ज अमेरिकन कंपनी, काफ़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी थी। उसने काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इंडियन कंपनी को ख़रीद लिया, जैसे पारक फूड को ख़रीद लिया। और जो पारक फूड था उसका नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और उसका जो ब्रांड था काफ़ी ज़्यादा वेल रेप्यूटेटेड था। तो फारक फूड था वो हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, उसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, जो कि अब कहाँ शिफ्ट होगी, कारगिल कंपनी को शिफ्ट होगी। और कारगिल अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है एडिबल ऑयल का, जिसकी कैपेसिटी है लगभग 5 मिलियन पाउच बनाती है वो डेली की। तो इस तरह से क्या करती है एमएनसी को, एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है देखो, सपोज करो ये कोई एमएनसी है, राइट, और ये आपकी कोई लोकल कंपनी है, और इस लोकल कंपनी की पहले ही बहुत ज़्यादा वेल रेप्यूटेटेड कंपनी है ये, और इसकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी इससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये एमएनसी इस कंपनी को ख़रीद लेगी। अगर ये इसको ख़रीद लेती है तो इसको क्या फ़ायदा होता है इस एमएनसी को जो ये मार्केट बनाई हुई है और इसने जो रिस्पेक्ट बनाई हुई है, ये इसको बिना कमाए ही मिल जाती है, और बाद में सारा का सारा प्रोडक्शन ये टेक ओवर कर लेती है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका नुकसान भी होता है लॉन्ग रन में कि इससे इंडियन लोकल जो ब्रांड है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैनी टॉप MNCs हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। किसी कंपनी के पास तो इतनी ज़्यादा वेल्थ होती है कि किसी छोटे देश का जो बजट होता है उससे भी ज़्यादा उनके पास वेल्थ होती है। तो सपोज़ करो कि अगर इस MNC के पास इतनी ज़्यादा पैसे हैं, इतना सब कुछ है, तो कितना पावर और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इन MNCs का किसी भी गवर्नमेंट पे। सो देर इज़ अनदर वे ऑफ MNC कंट्रोल प्रोडक्शन। दूसरा तरीका भी है जहाँ पे MNC प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। जो लार्ज MNCs हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में place order for small production with small producer, and garment, footwear, sport items are example of industries where production is carried out by large number of small producer around the world। तो क्या है, गारमेंट है, फुटवेयर है, स्पोर्ट आइटम्स है, ये एमएनसी क्या करती है, जो छोटे छोटे कंपनीज हैं उनसे इनका माल खरीदती है, और बाद में ये एमएनसी अपना ब्रांड उस पर लगा के बाद में बहुत सारे लोगों को बेच सकती है। फॉर एग्जांपल आपने जो नाइकी के जूते पहन रखे हो, क्या पता वो किसी लोकल कंपनी में बने हो और बाद में वो किसी नाइकी नाम की बड़ी कंपनी है उसने ख़रीद के अपना लोगो लगा दिया हो, ये काम भी चलता है, और अपने ब्रांड नेम से वो बेचती हैं। इस तरह से क्या है, एमएनसी की बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो लोकल कंपनी ने जो जूता बनाया, एक तो ये लोग इसका रेट डिसाइड नहीं करते, इसको डायरेक्ट एमएनसी खरीदेगी और ये अपने ब्रांड के नाम से बेचेगी, तो इसके पास पूरा अधिकार रहता है कि ये उसका कितना दाम लगाएगी। तो इस तरह से बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक ये लोग अपना काम पहुंचा पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तरीके से कंट्रोल करते हैं। थस वी सी देयर आर ए वैरायटी ऑफ MNCs इन विच MNC सेपरेटिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद लोकल प्रोड्यूसर इन द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोग कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को। सिंपल है, देखो यहाँ पे ये औरतें हैं, ये गांव की औरतें हैं, ये लुधियाना में फुटबॉल्स बना रही हैं किसी लार्ज MNC कंपनी के लिए। अब इसी फुटबॉल पे गांव की औरतें बना रही हैं, इस पे लोगो लगेगा और लोगो लगा के इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो देखो काम ये लोग करते हैं, सारा फ़ायदा MNC को होता है। तो MNC का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है दूर दराज के क्षेत्रों पर, और इस तरह से ये इनकी काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंकिंग होती है। सो सिंपल है, आपने यहाँ पे ये देखा कि एक MNC किस तरह से प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अगर आपको ये समझ आया होगा तो MNC या तो लोकल कंपनी के साथ टाइप करती है या फिर लोकल कंपनी को बाय कर लेती है, और बाय करने के बाद इस पर अपना प्राइस डिसाइड करना, लोगो लगा के उसको बेचना, क्योंकि और MNC के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है और तो ये ईजिली दूर दराज के क्षेत्रों को ईजिली कैप्चर कर सकती है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट द MNC यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। Okay, so in the next topic we will read about the foreign trade and the integration of the market. Till then you read out these chapters and make sure you remember what is globalization and how MNC are controlling the local companies and
what is investment, what is foreign investment, and the things associated with the MNCs and how they are impacting on Indian local companies. Like अगर कोई चाइना की कंपनी है, कितना ज़्यादा मार्केट कैप्चर उसने किया हुआ है इंडिया में। अगर आज के दिन अगर आप किसी भी चाइना की कंपनी को देखोगे तो उसने बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप्चर की हुई है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर की हुई है। आज के दिन आपको छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हर चीज़ चाइनीज़ मिल जाएगी। तो इतनी बड़ी कंट्री है, वो कैसे कंट्रोल करती है, किस तरह से कंट्रोल नहीं करती है, आपको बेसिक सा मैकेनिज्म है, थोड़ा समझ आया। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। टिल देन यू एंजॉय योर लेक्चर। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।